हम सब आदमी पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। उस पैसा कमाने के लिए हमने हमारी जमीनें जो हैं वो बिल्कुल बंजर कर दी हैं। खेजड़ी काट काट के हमने वहां पर एक काली फिल्म लगा दी है। आदरणीय श्री मेघराज सिंह जी ट्रायल साहब, चेयरमैन इस संस्था के, सब कुछ मतलब ऑल इन वन। यहाँ पर उपस्थित श्री सुंदराराम जी, श्री लक्ष्मण सिंह जी जो अवार्डी हैं, श्री शक्ति सिंह जी, ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, डॉक्टर विक्रांत जी, के बोरा जी, मौसम विज्ञान के अपने लक्ष्मण सिंह जी, अवाना जी, तुलसीराम जी, मंजू जी, वह सम्मानित सदन। जैसा कि उद्घोषक जी ने कहा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं, लेकिन क्योंकि आज की सभा जो है वो एक अलग अंदाज में है, तो भगवान विष्णु, क्योंकि गुरु जाम्बो जी को हमने विष्णु का अवतार माना है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ध्वज, ओम मंगलम पुंडरीकाक्ष, ओम मंगलाय तनोहरि। सनातन संस्कृति बहुत रिच संस्कृति रही है। सनातन संस्कृति वो नहीं है जो आपको व्हाट्सएप के द्वारा दिखाई जाती है, बताई जाती है। ये हमारी आत्मा है, ये हमारे अंदर रची बसी है, ये हमने जी है। जैसे हमारे गुरु जी ने कहा है कि जिया न जुक्ति और मुआ न मुक्ति। केवल जाम्बो जी कोई बिश्नोई समाज के लिए नहीं आए थे, वो तो हमने एक एकाधिकार कर लिया कि साहब वो बिश्नोई समाज के हैं। वो मानव मात्र के लिए आए थे और उन्होंने जो मार्ग दिया वो जिया न जुक्ति और मुआ न मुक्ति की जीने की विधि बताई, जिसे हम आर्ट ऑफ लिविंग के तौर पे आज महंगे कोर्सेज अटेंड करते हैं। और मुआ न मुक्ति की जीते जी आपको मुक्ति का मार्ग बताता हूं। ऐसे संत को, ऐसे गुरु जी को बारंबार नमन। और एक जो चीज यूनिक उन्होंने दी, वो यूनिक थी प्रकृति का समावेश। चाहे वो नियमों के तहत कह दिया हो, चाहे वो एक आपके धार्मिक आचरण के रूप में कह दिया हो। और उन्होंने जो मूल मंत्र दिया, कर्मयोगी बनाया। उन्होंने ये कहा कि उत्तम कुलीगा उत्तम न होएगा कारण क्रिया सारो, कि उत्तम कुल में जन्म लेने से उत्तम नहीं होगा, आपके कर्म, आपकी क्रियाएं कैसी हैं उस पर आपका निर्धारण होगा कि आप कैसे हैं। कर्मयोगी बनाया। उस कर्मयोगी बनाते समय जो एक अपना मंत्र है, ओम देव शांति, ओम अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मम शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सा सानी निरधि। ओम शांति 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 के अंदर सारा सार आ गया कि हम हर चीज के अंदर अपने आप को, हर चीज हमारे अंदर और हर चीज हमसे। इस प्रकृति को हमने अंदर देखा है, बाहर भी देखा है। और उसी भावना से जब चले तो नेक्स्ट चीज आती है वसुदेव कुटुंबकम, कि हमने इस वसुधा को, इस पृथ्वी माँ को हमने एक कुटुंब माना है, परिवार माना है। इसमें प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीवित वस्तु को, इवन निर्जीव वस्तु को भी हमने हमारे परिवार का अंग माना है। जिस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के हर एक अंग का पालन पोषण, क्योंकि मानव एकमात्र इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें चिंतन करने की ताकत है। जो चिंतन कर सकता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है, क्या बुरा है, उसका वो चिंतन कर सकता है। और उस चिंतन के मार्फत वो इस प्रकृति का, पूरी का सर्वश्रेष्ठ कृति होने के नाते उसका दायित्व बनता है कि वो इस अपने साथ रहने वाले, अपने साथ विचरण करने वाले प्रत्येक प्राणी का संवर्धन करे, संरक्षण करे।
क्योंकि ये लाखों करोड़ों सालों में ये पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई है। अपने आसपास की नॉलेज में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर इस प्रकार का अस्तित्व कोई चीज का हो। तो एक समय के साथ जो इतनी दुर्लभ चीजें जो हमारे साथ आई हैं, उनको प्रिजर्वेशन करना, उनको प्रोटेक्ट करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और इसी पे आते हुए जब मैं आता हूं तो गुरु जी ने कहा है, जीवा ऊपर जोर करी जे अंत काल हो इसी बारू। भाई ना हो बर्द प्यारो ताके गले गर्द क्यों सारो। मतलब वनस्पति और प्राणी मात्र के लिए, जीव जंतु मात्र के लिए दया भाव रखने के लिए उन्होंने जो मार्ग दिया, जो प्रशस्त किया, और उसके चलते उन्होंने कहा है, जीव दया पालनी रूख नहीं लीलो खावे। जीव पे तो अपने को दया करनी है, पालन करना ही है। और रूख भी, पेड़ को भी, जो बाद में अपने साइंटिस्ट हुए हैं बोस, उन्होंने बाद में मशीन से पता प्रूव किया कि पौधे के अंदर भी जान होती है। गुरु जी ने 550 साल पहले इस प्रकृति को, इस चक्र को समझा और मानव को चेताया कि ये यदि मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बरकरार रखना है तो इकोलॉजिकल बैलेंस को हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जीव दया पालनी रोक नीली लोग हावे। और उसी की परिणति होते होते आपके खजरली आंदोलन जब आता है तो उसमें कहीं अमृता सुनो निज धर्म की आन, सिर सांटे रोक रहे तो भी सस्त हो जाए। एक अद्वितीय उदाहरण है, अनुपम उदाहरण है कि आदमी खुदगर्जी में तो कुछ भी बलिदान दे सकता है, ले सकता है, जहां उसका व्यक्तिगत हित होता है। आप अपनी सत्ता के लिए, अपने राज के लिए, अपने घर के लिए आप बलिदान दे सकते हो, लेकिन दूसरे के लिए बलिदान देना, और वो भी एक पेड़ के लिए, कि अगर एक सिर देना पड़े एक पेड़ को बचाने के लिए तो भी सस्ता है। क्योंकि एक पेड़ पता नहीं कितने सालों की एक उपलब्धि होती है, कोई रातों रात पेड़ थोड़े हो जाता है। एक पेड़ को वृक्ष बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, एक इकोलॉजिकल सिस्टम को डेवलप होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन वो बात को समाज ने समझा, समाज के अलावा हमें भी समझना होगा। हमारी जो है सबसे बड़ी, जो लोगों को पता नहीं है कि दो पद्धति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जहां अग्नि का रोल होता है। चूल्हा तो है, रोटी बनाने के लिए है, वो तो आपकी आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो है आपके डेड बॉडी का डिस्पोजल, जिसे हम दाह संस्कार बोलते हैं। इस चीज को समझते हुए समाज ने एक अपनी उस पद्धति में बदलाव लाए। अच्छे के लिए बदलाव लाना बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और डेड बॉडीज को जलाने के बजाय दफनाने लगे। रोटी बनाने के लिए लकड़ी वैसे शॉर्टेज में है, और आप एक मुर्दे को जो है क्विंटलों लकड़ बाढ़ के उसको जो है करो। वो तो 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्व में जो है वो वापिस जाना ही है। गुरु जी ने अपने शब्दों में कहा है, ओम शब्द गुरु सूरज चेला, 5 तत्व में रही अकेला। ये 5 तत्व का शरीर है, इसमें वो जो आत्मा है वो एकमात्र अकेली निवास करती है। इस 5 तत्व का ये प्राण जाने के बाद, ये चेतना जाने के बाद तो कुछ भी आप कहिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप था, जिसके अंदर एक पद्धति को चेंज करके सिर्फ पेड़ों के लिए। और दूसरा हवन पद्धति, बहुत सिंपल वे में, आम बोलचाल की भाषा में गुरुजी ने जो है, जैसे बाबा रामदेव ने योग को एक कैप्सूल फॉर्म में दिया, लोगों को एक चेतना लाई, वैसे गुरुजी ने जितने पौराणिक या जितनी भी ज्ञान की बातें थी, जितनी प्रैक्टिकल बातें थी, उनको लोकल बोलचाल की भाषा में जो है उन्होंने समझाया। और हवन पद्धति में हम केवल एक खोपरा हो तो, नहीं तो छाना ही बहुत है, छाने के ऊपर घी डाला, होमा और हवन हो गया। कहीं उसमें जो है वो आम की लकड़ी की जरूरत नहीं है, फलानी संहिता की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। सिंपल पद्धति पे चले, और क्योंकि भगवान भाव का भूखा होता है, भाव आपका प्योर होना चाहिए। और इस प्योरिटी का ऊपर में एक एग्जांपल आपको किस्सा बता देता हूँ। हालांकि पिताजी के बारे में आज इन्होंने जो है परिचय पूरा नहीं दिया।
पिताजी हमारे समाज के, हरियाणा से बिश्नोई समाज के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फोर्स में कमीशन दिया, और उसके बाद बीएसएफ में अनिवार्य कमांडेंट की पोस्ट से रिटायर हुए। लेकिन एक एग्जाम्पल मेरी जिंदगी का, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ घटित हुआ, इसलिए बताना चाहता हूँ। बॉर्डर पर जा रहे थे कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करने के लिए, और उनके साथ ही एक यू रैंक में सीनियर भी थे और दोस्त भी थे, डोगरा राजपूत थे। आज इस दुनिया में वो नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले। और जैसे बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, बीकानेर का बॉर्डर आपको पता है कि बिश्नोई बाहुल्य है, वहां उन्होंने, क्योंकि उन दिनों सरकारी गाड़ियां बड़ी लिमिटेड और होती थी, तो आगे बैठने की, तो पिताजी गाड़ी चला रहे और साइड में बैठे, बोले बिश्नोई गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। तो पिताजी सोचा कोई हाजत होगी तो गाड़ी रोकी। गाड़ी रोक के फादर आराम से उतरे, देखा तो फादर के होश उठ गए, जोनाली बंदूक ले गए और उनको कहीं कोई तीतर नजर आ गया, वो दौड़ पड़े। अरे पिताजी आवाज मारे, आवाज मारने की स्थिति नहीं। अब देखिए, आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। इसे आप आस्था कहें, चमत्कार कहें, कोइंसिडेंस कहें, किसी भी रूप में आप कह सकते हैं। लेकिन पिताजी ने कहा, हे जामोजी महाराज, आज मेरी लाइटनिंग कॉल समझ लेना, इमरजेंसी कॉल मान लेना, मेरी रक्षा करना, क्योंकि पास बिश्नोई का गांव है, फायरिंग होगी, धमाका होगा, लोग आएंगे, देखेंगे कि ये बिश्नोई साथ में जाके शिकार करवा रहा है। 5 मिनट बाद वो मुंह लटकाए हुए वापस आए, तो पिताजी ने जो खरा कुटी कहनी थी, भला बुरा कहना था, वो तो कहा ही। कान पकड़ लिए कि बिश्नोई बड़ी गलती होगी, सॉरी। लेकिन यार एक बात है, कंपनी वाले ने धोखा दे दिया। कहा था कारतूस विलायती हैं, अगर एक भी मिस हो जाए तो पूरा डब्बा फ्री दे दूंगा, और दोनों कारतूस मिसफायर हो गए। संयोग नहीं कह सकता, मैं बहुत बड़ा चमत्कार मानता हूँ। क्यों चमत्कार इसलिए मानता हूँ कि वापस आकर कैंपस में उन्होंने दोनों कारतूस दोबारा ट्राई किया, दोनों फायर हो गए। तो ये आस्था जब आपको, आपके जहन में, आपके शरीर में, रोम रोम में बस जाती है, तब आप प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए आप संघर्ष कर सकते हैं, उसके दुख को समझ सकते हैं, उसको आप जो है प्रयास कर सकते हैं। कुछ छोटे चेंजेस अपने को भी करने पड़ेंगे। हमने किया है हमारी संस्थाओं में, कई जगह हमने गुलदस्ता देने का प्रचलन बंद कर दिया। हम एक पौधा लगा हुआ, जो गमले में, छोटा गमला पौधा, कोई भी, चाहे तुलसी का हो, किसी का भी हो, हम केवल वो पौधा पेंट करते हैं, ताकि कम से कम एक पौधा तो एक व्यक्ति के साथ गिफ्ट के तौर पे जाए। और दूसरा जो एक मैंने जो स्टडी किया है, मैं इसको कई जगह कह चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमें एक मुहिम और चलानी होगी, नो टिश्यू। एक अंग्रेजों का चलन आ गया है, एक बहुत बड़ा स्कैम मानता हूं इसको मैं, एक बहुत बड़ा एक मल्टीनेशनल कारोबारी इसमें है। एक टिश्यू पेपर बनाने के लिए, ये टिश्यू पेपर जो मार्केट में चल रहे हैं, आप हॉल में जाइए, मॉल में जाइए, बाथरूम में जाइए, हर जगह एक छोटा सा रुमाल ही तो जेब में रखना है। कौन मना करता है आपको रुमाल जेब में रखने के लिए? कॉटन का है, धोइए, वापस बढ़िया दोबारा प्रेस करके जेब में डाल दीजिए। लेकिन हम जाते हैं वहां पर भेड़ा चाल में, एक साथ 3-3, 4-4 टिश्यू पेपर लेते हैं, आधे हाथ मसले डस्टबिन के अंदर। कितने लाखों पेड़ कटते होंगे उस टिश्यू पेपर को बनाने के लिए, कितना पॉल्यूशन होता होगा उसके डिस्पोजल में, कितना केमिकल जो है इस्तेमाल होता होगा उसको ब्लीचिंग में। तो ये कुछ चीजें जो है हमारे को अपने व्यक्तिगत दिनचर्या में बदलाव लाने पड़ेंगे। अंत में, क्योंकि समय की सीमा है और कहने को तो हालांकि बहुत कुछ है, खास तौर से मैं एक मोटा जो इशू अभी चल रहा है बर्निंग, उस पर आ जाता हूं मैं, सौर ऊर्जा पे। हम सब आदमी पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। उस पैसा कमाने के लिए हमने हमारी जमीनें जो हैं वो बिल्कुल बंजर कर दी हैं, खेजड़ी काट काट के हमने वहां पर एक काली फिल्म लगा दी है। आज से
15 साल बाद में, 30 साल बाद में जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, वो अपने आप में एक डिस्पोजल का जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। सोलर पैनल्स का डिस्पोजल अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। लेकिन हम एक गैस चैम्बर बना रहे हैं जिसमें एयर ट्रैप हो रही है, लाइट ट्रैप हो रही है, हीट वेव ट्रैप हो रही है और आपके एनवायरनमेंट को गर्म कर रही है। और उससे जो है आप देख लेना, आंधियां तूफान आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए पहले पेड़ होते थे, हवा के वेग को कम करने के लिए पेड़ तो है ही नहीं, प्लेन मैदान साफ हो गया। और ये वजह है कि बाढ़ में भी बाढ़, अब तूफान आया तो सारी सोलर प्लेन उड़ गए। तो ये हम उसका तरीका चेंज कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल बहुत बड़ी प्रोजेक्ट पड़ी, उसके ऊपर पूरे में लगाया जा सकता है। आपके जो रेलवे लाइंस हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा नेटवर्क उसके ऊपर लगाया जा सकता है। शहरों में पेडेस्ट्रियंस के लिए, साइकिलिस्ट के लिए जगह बनाई जाती है, उसके ऊपर पूरा एक पैनल कंप्लीट लगाया जा सकता है। दोनों काम देगा, धूप भी अपना छाया भी देगा, सोलर एनर्जी भी कैप्चर करेगा। और इसी की एक और नया नाम आ रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। अब इसमें हम चलते हैं कि क्या 2035 तक जीरो एमिशन हो जाएगा? तो नहीं, जीरो एमिशन नहीं होगा। एक अन्य समस्या और आएगी कि उन बैटरीज को बनाने के लिए, एक 1000 पाउंड की बैटरी को बनाने के लिए आपका कितना एनर्जी लेवल, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कार्बन एमिशन को। और वो बैटरी जो उसकी स्टोरेज की पावर, आपकी जो पावर सोलर पावर में जो स्टोर करने के लिए और ईवी को चलाने के लिए जो बैटरीज लगाई जा रही हैं, उनमें निकल, कोबाल्ट, लिथियम इतना है ही हमारे पास, कितनी लाखों बैटरियां हम बना पाएंगे उनसे। तो वो बनाने की भी समस्या है, उसके लिए कितने लेवल की माइनिंग करनी पड़ती है, वो एक अनदर इशू है। और उनका डिस्पोजल अपने आने वाले समय में एक और इशू होगा। लास्ट मैं जो है आपके, क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है, तो जो हमारे अभी पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, जिसमें कहते हैं, वैसे तो शेर सब पे ही लागू है, जो एक एक हस्ती यहाँ आकर पता लगता है कि इन हस्तियों के आगे हम तो कुछ भी नहीं है। आपको सैल्यूट और आपको सलाम। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। और ऐसी श्रेणी में एक लड़का था, राधे श्याम धोलिया गांव का, जो 1 लीटर पानी से शुरू हुआ, जीवों की हालत देखी और उसको एक लगन लगी, और उस लगन के चलते चलते उसने जो है 50-100 के करीब तो उसने पानी के कुंड बना दिए जीवों के लिए। और उस एरिया में गोडावण संरक्षण को लेके, क्योंकि बाकी ने काम अपने लेवल में अलग किया, लेकिन इस व्यक्ति ने गोडावण संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम किया था, छोटी सी उम्र में लग गया था। लेकिन युवा पीढ़ी के लिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं बीएसएफ अपने क्या पुलिस में रहा हूं, ट्रैफिक के मैं एसपी भी रहा हूं, एक छोटे से गलती ने 4 जाने ले ली, जिसमें आपका राधे श्याम, दूसरा श्याम बिश्नोई, कंवरराज सिंह भाटी और सुरेंद्र सिंह, 4 युवा जो है उसमें एक्सीडेंट में काल कलवित हो गए। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। सामने वाला भी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्सीडेंट कर सकता है, उसको हमें रोकना। तो हमें पहले, मेरे खुद के एक्सीडेंट हुए हैं 4 बार, 2 बार, लेकिन सिर्फ बचत इसलिए हुई कि मैं स्पीड कंट्रोल में था। यानी मेरी स्पीड उतनी होती जितनी उनकी स्पीड से, तो हो सकता है मैं भी आपके सामने खड़ा ना होता, क्योंकि सामने वाला गलती कर सकता है, ये मान के चलिए। तो एक्सीडेंट के मामले में रोड पे चलते वक्त आप अपने प्रति, खुद के प्रति आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। आप नियमों का पालन करें, आपके परिवार के प्रति आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, इस समाज के प्रति आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। इस जवाबदारी को आप समझेंगे तो आप स्पीड लिमिट में करके चलेंगे, या समय से पहले अपना टाइम मैनेज करके चलेंगे, ताकि बाद में भागम भागी नहीं करनी पड़े।